नमस्कार। न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। 24 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष पूरे जोश में 26 दलों का गठबंधन इंडिया मोदी के भारत से टक्कर लेने के लिए तैयार है। एनडीए को मोदी के चेहरे पर 24 के चुनाव में उतर चुका है, लेकिन विपक्ष अभी भी चेहरे पर एकमत नहीं हो पाया है। इसी बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद माना जा रहा है कि विपक्षी दलों के बीच खींचतान बन सकती है। दरअसल प्रमोद कृष्णम ने कह दिया है कि बीजेपी को विपक्ष की एकता ने नहीं हरा सकते, केवल कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने प्रियंका को पीएम पद का चेहरा बनाने की वकालत भी की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना दूल्हा विपक्ष की बारात 2024 तक चल पाएगी? विपक्ष में सब दूल्हा बनेंगे और मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे? इंडिया में फूट तय 24 से पहले अखिलेश को लगा भय। ये तमाम सारे सवाल हैं जो इस वक्त सभी के कानों में गूंज रहे हैं, क्योंकि 24 तक ये विपक्षी एकता चल पाती है या फिर नहीं चल पाती है। चेहरे को लेकर अभी खींचतान तय है, क्योंकि चेहरा डिसाइड नहीं हुआ है। विपक्ष का दूल्हा कौन होगा जिसके बलबूते वो एनडीए को यानी कि मोदी को टक्कर देंगे, इसको लेकर भी अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी को अगर विपक्ष का चेहरा बनाया जाता है तो बाकी दल क्या इस पर राजी होंगे, तैयार होंगे? और 24 से पहले क्या फूट नहीं होगी? ये अहम सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो चेहरे वाली बिसात क्या चुनाव से पहले छूटेगा साथ? बिना दूल्हा विपक्ष की बारात 24 तक चल पाएगी साथ? विपक्षी एकता का प्रयास सराहनीय है, अच्छा है, लेकिन सिर्फ विपक्ष की एकता करके मोदी को नहीं हराया जा सकता। अगर मोदी को हराना है तो प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना पड़ेगा। बिना प्रियंका गांधी के मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। सिर्फ विपक्षी एकता के दम पर बिना चेहरे के नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता। अगर प्रियंका को चेहरा नहीं बनाया जाता है तब क्या स्थिति रहेगी विपक्ष की? मोदी को हराना मुश्किल है। यानी अगली सरकार फिर मोदी की आ जाएगा, कहा जा सकता है। बिना दूल्हे के बारात नहीं। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। क्या है उनकी ये भविष्यवाणी, वो भी आपको सुनाते हैं। बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी टूट सकती है। अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। शरद पवार जी की तरह हाथ खोलते न रह, उनकी पार्टी घोर धर्म संकट में फंसी। अगले 2-3 महीने बड़े संकट में। वहीं प्रियंका गांधी को 24 में पीएम पद का चेहरा बनाने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं। अभी कौन प्रधानमंत्री बनेगा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस देश को तानाशाही से मुक्त कराया जाए। जो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, जो लोगों की आवाज दबाना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की आवाज दबाना चाहते हैं, उनसे देश को मुक्त कराया जाए, उनको सत्ता से बाहर किया जाए। और बाकी प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये जो हमारा गठबंधन है इंडिया, उसकी लीडरशिप तय करेगी, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। हम सभी चाहते हैं कि गांधी परिवार से नेतृत्व हो, खड़गे जी बने, लेकिन अंतिम निर्णय नेतृत्व को लेना है। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन कोई कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, इसलिए उनका बयान अधिकृत बयान भी नहीं है, इसलिए इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। विपक्षी दल सब मिलके 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। गालिब का एक शेर है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। एक अरसे से जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो देश पर शासन करने का ख्वाब देख रही हैं, लेकिन हम लगातार जीत रहे हैं क्योंकि मोदी जी का शानदार काम हमको सत्ता में पहुंचा रहा है और देश ने उनको अच्छी तरीके से पहचाना है। 2014 की हमारी शानदार जीत हो, 2019 की शानदार जीत हो, और अभी जो इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का 2024 में भी हम शानदार जीत हासिल करने जा रहे हैं। विपक्षी दल कोई भी गणित लगा लें, कोई भी फार्मूला अपना लें, जीतेगी भाजपा। भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतने जा रही है।
और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में अजय वर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, ओपी सिंह, प्रवक्ता यूपी बीजेपी, और भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इसके अलावा वीरेंद्र भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले ओपी सर आपके पास आएंगे। विपक्षी एकता से एनडीए डर गई है और इसीलिए जब विपक्षी दल की बैठक हुई, 26 दल जिसमें शामिल हुए, उस बैठक के बाद एनडीए ने भी बैठक बुलाई और उस बैठक में 38 दल शामिल होते हैं। धीरेन्द्र जी, विपक्ष का अगर ये मानना है कि भाजपा डर गई, तो पहले विपक्ष जो 2 बार उनकी बैठकें हुई पटना और बेंगलुरु में, उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसका निष्कर्ष 2 निकला। एक, मोदी जी को हटाना है, और दूसरा ये है कि देश और संविधान खतरे में है। न देश खतरे में है, न संविधान खतरे में, न इस देश के 142 करोड़ नागरिक खतरे में। इस देश में अगर खतरे में है तो सारी विपक्षी दलों की जो है उनका अस्तित्व खतरे में है, उनकी सीटें खतरे में है और उनका भविष्य खतरे में। और आप देखिएगा कि चुनाव आते आते मेरी तो शुभकामना है कि इनकी मंशा पूरी हो। मुंगेरी लाल का सपना देखना भी कोई बुरा नहीं है। 2014 से ही तो इकट्ठा हो रहा है। कौन कौन ऐसी पार्टियां हैं जो मिलकर के अब तक अपना भाग्य नहीं आजमा चुकी है? वो लड़े, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। इन्होंने जो फार्मूला लगाया है, इंडिया का लगाया, इसी पर सवाल ले लेते हैं भुवन भास्कर जी से। भुवन भास्कर जी, अगर प्रियंका गांधी विपक्ष का चेहरा बनती है, पीएम पद की उम्मीदवार बनती है, तो क्या समाजवादी पार्टी विपक्षी एकता का जो दल बनाए उसमें मौजूद रहेगी? सपोर्ट करेंगे आप? देखिए धीरेन्द्र जी, मैं इतना बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए है, वो पहले कयास लगा रहे थे कि यार इनकी तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। हमारी 2 मीटिंग हो गई, तीसरी मीटिंग तय हो गई और आज की डेट में हम 3-1 से आगे होने जा रहे हैं अगर स्कोर की बात आए। फिर कहा ये तो नाम में सहमति नहीं बन पाएगी, फिर नाम में सहमति बन गई। फिर कहा जी इनकी कोई समिति नहीं बन पाएगी, हमारी 11 सदस्य समिति बन गई। और अब जो तीसरी मीटिंग है आप और 140 करोड़ की जनता के आशीर्वाद से वो अब बॉम्बे में होने जा रही है, महाराष्ट्र में। तो ये जो, और इसके अलावा इन्होंने कयास लगाया कि इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं और माननीय जयंत चौधरी जी ने शामिल होकर इनके कयास भी फेल कर। आज जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे, आज सभी लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है और देश भी खतरे में। नहीं भुवन जी, सवाल ये है कि अगर प्रियंका जी विपक्ष की उम्मीदवार बनती हैं तो क्या आप सपोर्ट करेंगे, सहमत होंगे इस पर? देखिए, अभी जो बयान आया है वो भारतीय यूपीए के कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, ये कार्यकर्ता है वो। और अभी कोई प्रवक्ता का बयान नहीं आया कुछ, इसलिए मैं कहना जल्दबाजी होगा। और अभी तो जो समिति है, 11 सदस्यीय समिति है, वो तय करेगी और तय करने के बाद जब नाम होगा उसके बाद फिर कोई कमेंट कहना अच्छा होगा। इनके सहयोगी जयंत चौधरी ने क्या ट्वीट किया है विपक्षी एकता पर, जरा धीरेन्द्र जी वो भी पूछ लीजिए। क्या ट्वीट किया है जयंत चौधरी ने? देखिए, आप लोग तो कह रहे थे कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे, बेंगलोर में बैठक में शामिल हो गए। अरे ट्वीट किया है, पता है, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो बेंगलुरु, लेकिन भुवन भास्कर जी, नेता तो छोड़कर जा रहे ना। दारा सिंह चौहान, ओपी राजभर जो कि आपके साथ में थे, वो छोड़कर बीजेपी में चले गए। धर्म सिंह सैनी भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। ये तमाम बड़े नेता हैं पूर्वांचल के, ये तो दल छोड़कर ही जा रहे हैं ना। विपक्षी एकता आप जरूर कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके जो नेता वो छोड़कर जा रहे हैं पार्टी। देखिए, हम लोग तो दावा नहीं करते कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। केवल भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज इनको जोड़ तोड़ की जरूरत क्यों पड़ती है, ये तो प्रश्न देश इनसे पूछ रहा है कि आपकी जब पार्टी इतनी बड़ी है, आपके पास कार्यकर्ता इतने मजबूत है, प्रधानमंत्री जी का वैश्विक चेहरा है, योगी जी का हिंदुत्व का चेहरा, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही है समाजवादी पार्टी को अन्य पार्टियों को तोड़ने की? तो निश्चित तौर पे जो 2024 से पहले इंडिया, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इंडिया प्लस पीडीए मिलकर एनडीए का समापन करेगा, और आप देख लीजिएगा ये बात सिद्ध होने जा रही है। ठीक है, ओपी सिंह जी आपके पास आएंगे, उससे पहले वीरेंद्र भट्ट जी आपके पास आएंगे। अभी आप सियासी हालात क्या देखते हैं? 2024 तक जो विपक्षी एकता है वो चल पाएगी या फिर ये विपक्षी एकता 2024 से पहले ही टूट जाएगी?
एक बैठक पटना में हुई है और एक बेंगलोर में हुई है और अगली 15 अगस्त के बाद मुंबई में प्रस्तावित है। तो अभी तक तो कोई विशेष ठोस कार्य योजना उभर के नहीं आई है और अभी ये भी तय नहीं है कि आखिरकार वो ग्रैंड नैरेटिव क्या होगा जिसके आधार पर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के 10 वर्षीय कार्यकाल को लेकर के क्या मुद्दा बनाएगा, उसका विमर्श क्या होगा, उसका नैरेटिव क्या होगा, उसका नेता क्या होगा और उसका ब्रॉडली प्रोग्राम क्या होगा, अभी कुछ भी उभर के सामने नहीं आया है। और जैसा अभी आपने चर्चा की प्रमोद कृष्णन के वक्तव्य की, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन के ऐसे वक्तव्य पिछले कई सालों में लगातार आते रहे हैं। वो कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, लेकिन इससे एक बात जरूर सामने आई है। कांग्रेस में जो बात अब तक दबी जबान से कही जा रही थी कि राहुल गांधी प्रियंका भाई बहन में जो एक सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है, तो उनका लगातार प्रियंका के पक्ष में इस तरह के बयान देना जरूर ये भाई बहन के बीच में जो पावर स्ट्रगल है, इस तरह की अटकलबाजियों को इससे हवा मिलती है, इनको बल मिलता है और जो व्यापक विपक्षी एकता के जो प्रयास चल रहे हैं उससे कोई बहुत सहायता नहीं मिलती है इस तरह के बयानों से। क्योंकि इस समय जो है पहली कोशिश ये है कि भाई हमारा एजेंडा क्या होगा, हमारा विमर्श क्या होगा, नैरेटिव क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा, फिर नेता। तो जब अभी नेता के ऊपर जो है असली खेल, वीरेंद्र जी, असली खेल तो नेता का नाम चुने जाने के बाद ही सामने आ गया, क्योंकि उधर नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एकजुट कर रहे थे ताकि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। प्रयास भी नहीं शुरू हुआ है और इस बीच में ऐसे बयान आने से भ्रम फैलता है। ठीक है, अजय वर्मा जी, प्रमोद कृष्णन के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनका कहना है कि विपक्षी एकता से मोदी को नहीं हरा सकते, एनडीए को नहीं हरा सकते, प्रियंका गांधी ही एनडीए को हरा सकती है। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। अब 142 करोड़ लोगों में कांग्रेस को 13-14 करोड़ वोट पिछले लोकसभा चुनाव में मिली। तो वो प्रमोद कृष्णन भी उन 13-14 करोड़ लोगों में एक हैं, उनको अपने विचार की अभिव्यक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद और बहुत से नेता यहाँ से बीजेपी में गए, उनको तो कुछ मिल गया। कुछ और लोग बीजेपी में जाने के चक्कर में एक्चुअली में ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी तो ऑफरिंग टू ऑल कि आप आइए, स्वागत है, हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन है, सब धुल जाएंगे। पीछे का इतिहास आपका कुछ भी हो। अब ऑफरिंग में किसी को कुछ पद मिलता है, नहीं मिलता है, कहीं कोई जाता है, नहीं जाता है, तो उनसे क्या हुआ है, कैसे हुआ, वो जाने। अभी लोग महत्वाकांक्षा होती है राजनीति में। यही फार्मूला आप पर भी लागू होता है अजय वर्मा जी? अगर कोई नेता छोड़कर, आपकी पार्टी छोड़कर या तमाम जो विपक्षी दल वो छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो क्या कारण है? क्यों आपके साथ वो दल नहीं आ रहे हैं, वो नेता नहीं आ रहे हैं? मैं आपको पूरी कर रहा हूँ सर। देखिए, हमारे साथ सारे दल हैं, हमारी विचारधारा के हिंदुस्तान में सारे लोग हमारे साथ हैं। हम लोग बढ़िया तरीके से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और रहा सवाल इसका, जैसे हिमाचल में हमने चुनाव अभी पीछे आपने देखा किस तरह से एजेंटिस्ट और प्रोपेगेंडिस्ट को हराया। कर्नाटक में आपने देखा कि 40% की कमीशन की सरकार और हिंदू मुस्लिम और हिजाब की सरकार को किस तरह से हराया गया। और अब 5 स्टेटों में अब फिर चुनाव है। आपने देखा मणिपुर जल रहा है, 77 दिन हो गए। वीडियो हमारी सरकार ने, अगर राजस्थान में कोई कांड होता है जोधपुर में या कोई बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन 2 घंटे में बलात्कारी को पकड़कर सजा दिलाई जाती है। 77 हमारे यहाँ 2 घंटे का कार्यकाल और 77 दिन का कार्यकाल, आप समझ लीजिए, जहाँ डबल इंजन। भुवन भास्कर जी, कहीं ऐसा तो नहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में आप अकेले रह जाएं उधर विपक्षी एकता की मिसाल देते देते? क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त समाजवादी पार्टी से सबसे ज्यादा नेता छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत सारे नेता जिनका आपने उदाहरण दिया, मैं ओम प्रकाश राजभर जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे आपके पास। आलोक जी, भुवन जी 10 सेकंड में फाइनल कर दो, फिर करना। मैं अजय वर्मा। ठीक है, 10 सेकंड। आपने प्रमोद कृष्णन जी को पूछा, तो ऐसे लोग आते रहते हैं, कहते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कोशिश कर रहे हैं कि बयान देकर चमत्कार कर देंगे, कुछ कर देंगे, इनकी अपनी सोच है, विचारधारा है। पार्टी का निर्णय हाईकमान करेगा, जो होगा वो करेगा। और राहुल जी ने और खड़गे जी ने घोषणा कर दिया, और हमारी नेता सोनिया जी ने, कि हमें अभी लालच नहीं है प्रधानमंत्री का, हम बड़े भाई की भूमिका में, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, भारत को बचाना है, देवतुल्य वोटर को बचाना। ठीक है, भुवन भास्कर जी, उसके बाद ओपी सिंह। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जितने नेताओं का आपने उदाहरण दिया, ये सब भारतीय जनता पार्टी का अनुभव ले चुके हैं। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ले चुके हैं, तारा सिंह जी का उदाहरण दिया, वो भी ले चुके हैं। और इसके अलावा जो अभी आपने उदाहरण दिया, ये तीनों नेता भारतीय जनता पार्टी का स्वाद ले चुके हैं। तो इनका तो आना जाना चलता रहता है। इनके विषय देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है इनके विषय में।
लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता कैडर बेस पार्टी है हमारी, तो उसका जो नेता वो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहा है और माननीय अखिलेश यादव जी में के साथ पूरी पार्टी एकजुट। ओपी सिंह जी, विपक्ष का आरोप है कि जो तमाम दागी नेता हैं वो बीजेपी में जाने के बाद वहां पर एक ऐसी मशीन है जिससे उनके सारे दाग साफ हो जाते हैं। देखिए धीरेन्द्र जी, ये बात साफ है कि डूबती हुई नाव पर कोई सवार नहीं होना चाहता, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सवार नहीं होना चाहता। इनके नेता अखिलेश यादव ने कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं किया, अनुबंध किया। और अनुबंध किस लिए किया? सीट के लिए, सत्ता के लिए। और अनुबंध कब किया? चुनाव से आपका जो नारा है कितना सार्थक है, अनुबंध का खत्म हुआ, मतगणना जैसे हुई वैसे खत्म हो गई। और सबका विनाश देख लीजिए, झारखंड में आपने विनाश करा, आपने महाराष्ट्र में विनाश करा, आपने बिहार में विनाश करा। सबका साथ, सबका विकास। अजय जी आएंगे आपके पास, सबका साथ, अजय जी आएंगे आपके पास। ओपी सिंह तो अपनी बात चलेगा इस देश में, लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र की हत्या मत आप करिए। ये बताइए धीरेन्द्र जी, ये जो टीवी पर बैठ करके बोल रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, ये जितने राजनीतिक दल है इनको जनता ने हाथिया पर खड़ा कर दिया। कोई जीरो, कोई एक, किसी का पूरा परिवार अरे भाई एंकर महोदय, तो 5 वो भी। ठीक है, वीरेंद्र जी आपके पास आएंगे। अभी जिस तरह से सियासी हालात बन रहे हैं, हालांकि विपक्षी एकता में 26 दल इकट्ठा जरूर हुए थे, लेकिन उसके मुकाबले बीजेपी यानी कि एनडीए के साथ में 38 दल हैं। तो वोट शेयरिंग अगर देखा जाए, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के साथ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर लगभग 60% का लगभग वोट प्रतिशत था। तो क्या विपक्षी दल अगर इकट्ठा होते हैं तो वो मुकाबला कर पाएंगे? हालांकि विपक्ष के पास अभी कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो एनडीए का और प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला कर सके। देखिए, अभी तक जो 2 मीटिंग हुई है पटना बेंगलुरु में, उससे तो भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति को एक नई ताकत मिली है। विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि जो हिंदुत्व की राजनीति है वो देश के लिए घातक है। अगर 38 दल अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को तैयार हैं तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के कट्टर हिंदुत्ववादी एजेंडा के बावजूद आर्टिकल 370 को हटाया और ट्रिपल तलाक को खत्म किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, मंदिर बन रहा है। तो ऐसे प्रखर हिंदुत्ववादी मुद्दों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करने वाले पार्टियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह विपक्ष के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि 10 साल के आपके संघर्ष के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ और छोटे छोटे दल और बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। इसका जो एंड रिजल्ट है 2024 में क्या पड़ेगा? ये बात सही है कि बीजेपी से जुड़ने वाले 24 दलों के पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन धरातल पे अपने राज्य में, अपने राज्य की 2 लोकसभा सीट में या 4 विधानसभा सीट में इन दलों के पास एक बड़ी पार्टी के कैंडिडेट को जितवाने की क्षमता है। तो हिंदुत्व की तो ये विपक्षी दलों को ये यहाँ बताना चाहिए कि आपकी 2 बैठकों के बाद से हिंदुत्ववादी ताकतों की ताकत बढ़ी है या घटी है। ठीक है, अजय जी कुछ पार्टियां जुड़ने को तैयार हैं बीजेपी के साथ। ठीक है वीरेंद्र जी आएंगे आपके पास। और जो संख्या अजय जी कुछ कहना चाहते हैं? आधे से भी कम थी उसके पहले। एंकर महोदय जी, अब ये भाजपा के मुखौटे चेहरे के रूप में बहुत सारे लोग देश में अपना प्रचार करते हैं, उनका करने दीजिए। एक पिक्चर आई थी, आपने सुना, अलीबाबा 40 चोर। तो 38 में अगर 2 पार्टी और मिल जाए तो अलीबाबा 40 चोर का सेकंड पार्ट आ जाएगा अगले महीने या दिन में, अगर 40 पार्टी हो जाए। एक बात में कहना है, मीम चल रहा है बहुत जबरदस्त। दूसरा मैं ये बता रहा हूँ, हमारी जो 24-26 पार्टी मिली थी, हमने 13 करोड़ 20 लाख से ज्यादा वोट उन 26 पार्टियों में बनकर जुड़ी हैं, जो नए जुड़े हैं हमारे पास। और इनके साथ जो 24 पार्टी जो जुड़ी हैं छोटे, वो जो रेजगारी टाइप, उनके पास 2 करोड़ 20 लाख वोट हैं। तो ABCD 10 यूपी से और 5 बिहार से, 15 तो 2 ही अजय जी, दल आपके साथ आ रहे हैं, लेकिन मुद्दे आपके पास कहाँ हैं? बीजेपी के साथ में आर्टिकल 370 है, हिंदुत्व का मुद्दा है, राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है लगभग। सर ये तो देख लीजिए एंकर महोदय कि ये सारे मुद्दों के बाद मणिपुर जल रहा है, देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं। अगर रिपोर्ट देखें तो आदिवासियों के ऊपर 1,90,000 मुकदमे दर्ज हुए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर 2019 से लेकर 23 के बीच में। ये है इनके मुद्दे, ये है 370 का फायदा, ये है हिंदू मुस्लिम का फायदा।
अरे भाई, भगवान राम तो सबके हैं, वो सबको आशीर्वाद देते हैं। गॉडसे के विचारक जो होते हैं वो अपने विचारों को फैलाते हैं। इस देश में मणिपुर जल रहा है, उस पर साफ कुछ बोलेंगे नहीं। और निंदनीय यह है, तुलनात्मक अध्ययन और करेंगे कि बंगाल में ऐसा हो रहा, राजस्थान में ऐसा हो रहा और मध्य प्रदेश में ये हो रहा। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आप ठीक है। ओपी सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। ओपी सिंह जी, उसके बाद भास्कर जी आपके पास। धीरेन्द्र जी, एक बात ये बताइए, ये कहते हैं कि हम सब मिल करके मोदी से लड़ेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि भैया 14 में किससे लड़े थे, 19 में किससे लड़े थे, और आप 24 में किससे लड़ने जाते हो? हमारा तो एक चेहरा है, हमारा एक नेतृत्व है, देश में नहीं पूरे दुनिया में एक लोकप्रिय नेता है। आपके पास न नीति है, न नीयत है, न नेतृत्व है। आपके पास है क्या? 2 बार बैठक हुई, जयंत चौधरी ने इसी बात पर ट्वीट किया, नाराजगी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि केवल मोदी हटाओ के अलावा और एकता के अलावा ये नहीं तय कर पाया विपक्ष 2 बैठकों में कि आखिर हम मोदी से लड़ेंगे क्या, हमारा एजेंडा क्या हो। अरे ओपी सिंह जी, वो हमने मिस्र में देख लिया कि किस तरह से वहाँ के मौलाना और वहाँ के लोकतंत्र खतरे में, मौलवियों के साथ मस्जिद पे जाकर वो इंडिया का नाम खबरों पर घूम रहे थे। अरे भाई, और हिंदुस्तान में आके एक एजेंडा चलवाते हैं लोग। अजय जी बीच में बात जो है, ये आएंगे आपके पास आएंगे। अजय जी बीच में, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी चलेगा भाई, धीरेन्द्र जी, ये पूरा देश बीच में नहीं। अजय जी आएंगे आपके पास। विपक्षी पार्टियां हैं, आपके बीच में वो नहीं बोल रहे थे। पार्टियां, ये परिवारवादी पार्टियां, ये जातवादी पार्टियां, ये भ्रष्टाचारी पार्टियां, ये पुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां, ये क्या मुकाबला करेंगी? आज सर्वे करा लीजिए, देश की जनता। ठीक है, भुवन भास्कर जी कुछ कहना चाहें। भुवन भास्कर जी, एक सवाल मेरा भी है। कांग्रेस से गठबंधन 2024 के लिए हुआ है, विपक्षी एकता की ताकत भी देखने को मिली है, लेकिन कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन यूपी विधानसभा चुनाव में हुआ था, उसके नतीजे बहुत बेहतर नहीं थे। और प्रमोद कृष्णम ने भी जो बयान दिया, उसमें भी कटाक्ष किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से और कहा गया कि कांग्रेस अगर सपा साथ में नहीं आती है तो 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। देखिए, मैंने एक तो कहा कि प्रमोद कृष्णन जी के बयान को मैं गंभीरता से इसलिए नहीं देखा कि वो पार्टी के ऑथेंटिक प्रवक्ता नहीं, एक विषय तो ही नहीं। तो ये अगर उनका नेतृत्व कहता तो मैं आपकी उस पर प्रतिक्रिया जरूर देता। और दूसरा, मैं क्या, आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मोदी से लड़ रहा, विपक्ष मोदी से नहीं लड़ रहा है, ये गलत विषय कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हमें तो लड़ना है जो आदिवासियों पे इस आधुनिक युग में, जब आप कह रहे हैं कि हम लोग भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं, उनके ऊपर टॉयलेट किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार में, मणिपुर में स्त्रियों को नग्न किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो हमें उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी का जिंदा जला दिया जाता है बलात्कार करके हाथरस में, उत्तर प्रदेश के योगी जी के। हम तो इन बुराइयों से लड़ना है। कौन कह रहा है हमें मोदी से लड़ना है? हमें तो इन बुराइयों से लड़ना है। आदिवासियों पर जो अत्याचार है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार है, दलितों पर अत्याचार है, इन पे लड़ने का काम हम लोग करेंगे। अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार है, कौन मोदी से लड़ रहा है? हम तो इनकी जो बीमारी है उनसे लड़ना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। ठीक है, आएंगे आपके पास। वीरेंद्र जी आपके पास आएंगे, अब लगातार हमारे साथ बने रहिए। चर्चा यूं ही जारी रहेगी। 24 तक विपक्षी एकता बरकरार रहती है या फिर उससे पहले फूट आती है विपक्षी एकता में, और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? चर्चा लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया इस वक्त की सुर्खियों का। प्रस्तुतकर्ता ग्राफिक एरा, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। प्रस्तुतकर्ता अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाला के साथ। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सूरजमल यूनिवर्सिटी के चारों उत्तराखंड, एडमिशन ओपन। और ग्राफिक एरा, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। लोकसभा चुनाव से पहले एसपी को फिर लगेगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री समेत पूर्वांचल से पश्चिम तक कई नेता थामेंगे बीजेपी का दामन। 24 जुलाई को बीजेपी मुख्यालय में होगा बड़ा कार्यक्रम। एनसीआर में फिर बड़ा बाढ़ का खतरा। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 5.5 लाख क्यूसेक पानी। हिंडन नदी भी उफान पर, अगले 24 घंटे राजधानी पर भारी। आधे देश में सैलाब ने मचाया त्राहिमाम। जूनागढ़ में कहीं पानी में बही कार तो कहीं बह गए इंसान। बाढ़ बारिश ने मचाई भारी तबाही।
हिमाचल में कुदरत ने दिखाया रौद्र रूप। शिमला में बादल फटने से कई जगह पर हुआ लैंडस्लाइड। हादसे में 3 लोग हुए लापता। दिल्ली हाईकोर्ट से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को मिली बड़ी राहत। ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर अर्जी हुई खारिज। एशियन गेम्स में जाने का रास्ता हुआ साफ। तो 24 में किसकी बिसात काम आएगी, किसकी रणनीति काम आएगी, इसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में अजय वर्मा जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ओपी सिंह प्रवक्ता बीजेपी और भुवन भास्कर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र जी। लगातार हम चर्चा करें। वीरेंद्र जी, आपके पास आएंगे। 2024 के चुनाव में अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन विपक्षी एकता अपनी जरूर दिखा रही। लेकिन वहां पर अगर बात की जाए विपक्ष के नेता की, तो उसको लेकर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। अगर बिना नेता के ये चुनाव में जाते हैं तो ये फायदे वाला यहां पर सवाल होगा या फिर नुकसान इससे हो सकता है? देखिए, अक्टूबर नवंबर तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इसमें 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। यहाँ सीधे बाइपोलर फाइट है और इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम का लोकसभा चुनाव परिणाम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आपको याद होगा 2018 में इन तीनों राज्यों में बीजेपी की पराजय हुई थी और कांग्रेस ने तीनों राज्यों में सरकार बनाई थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस बार भी ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस का प्रदर्शन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा होने वाला है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में होगी और मध्य प्रदेश में भी बहुत कड़ा मुकाबला है। तो ये जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक विपक्षी एकता की कोई स्पष्ट धारा, कोई दिशा, कोई धार तय होगी, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए लोकसभा चुनाव के 5 महीने पहले, 6 महीने पहले ये इन राज्यों के विधानसभा चुनाव और इनके परिणाम बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उसके बाद ही विपक्षी एकता को कोई स्पष्ट दिशा आपको मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। यानी कि एक तरह से कहें तो फाइनल से पहले ये 3 राज्य सेमीफाइनल रहने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। ओपी सिंह जी, आपके पास आएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अक्टूबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार के नतीजों की बात करें तो वहां पर बीजेपी की हार हुई थी। हिमाचल में अभी हाल ही फिलहाल में कांग्रेस की सरकार बनी। ये राज्य धीरे धीरे जो कि बीजेपी का गढ़ था, बीजेपी का कब्जा था, जहां पर वो धीरे धीरे खिसकते जा रहे। तो ऐसे में कैसे 2024 को लेकर आप इतना पुख्ता दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी? देखिए, विधानसभा का चुनाव अलग है, लोकसभा का चुनाव अलग है। हम जिन राज्यों में हारे हैं, हम जनता जनार्दन के जनादेश को स्वीकार करते हैं। उन पार्टियों की तरह नहीं कि जो हारने के बाद कहते हैं कि यहाँ ईवीएम ने धोखा दिया, यहाँ डीएम ने दिया, यहाँ लोकतंत्र खतरे में। हम उसको स्वीकार करते। रही बात 2024 की, ये सारे विपक्ष को मिला दीजिए, विभिन्न विचारधाराओं, इनका कोई एजेंडा तैयार नहीं होता, केवल नकली एजेंडा तैयार होता। अभी भुवन भास्कर बोल रहे थे, ये नकली चेहरा लेकर के बोल रहे थे, ये दलित की बात कर रहे थे, अय्या आदिवासी की बात कर रहे थे। देश की आजादी के 75 साल के बाद अगर दलित को राष्ट्रपति का दर्जा मिला है, राष्ट्रपति बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने बना। किसी आदिवासी को, वंचित को राष्ट्रपति बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। इन लोगों की तरफ परिवारवादी पार्टियां नहीं है। देखिए, ये जितना विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाकर उसको सम्मान देने का मौका था। उद्घाटन में नहीं बुलाया और अब एक मंदिर के एक करके भुवन भास्कर जी, अजय जी आपके पास आएंगे। ये जो बीमारी है इससे देश परेशान है। आपके साथ बाहर मायावती नहीं, आपको तो लाइट कैमरा एक्शन चाहिए। आपके क्यों नहीं मौका दिया? जब उनको सम्मान देने का मौका आया तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई थी जब एक आदिवासी महिला को सम्मान देने की बात आई थी? आप राष्ट्रपति से उद्घाटन कराते, पूरा विपक्ष क्या पूरा देश आपको सैल्यूट करता, विश्व आपको सैल्यूट करता, लेकिन आपने उनको सम्मान नहीं दिया है। ये जो पार्टियां हैं ये सब छोड़ के भाग गई थी। कोरोना काल में कोई पार्टी जो है धरातल पर दिखाई नहीं पड़ी और इतना नहीं, इन लोगों ने हमारे देश के वैज्ञानिकों का अपमान किया। आएंगे अजय जी, ये पार्टियां 10 सेकंड,
ठीक है, अजय जी आप बोलिए। धीरेन्द्र जी, ये ओपी सिंह जी बेचारे अच्छे जानकार हैं, बुद्धिमान आदमी है, योग्य आदमी है, लेकिन ये गलत जगह है। उसका कारण है, देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो कोई धर्म जाति से कनेक्टेड बंधा हुआ नहीं, तो ना हिंदू होते, ना मुस्लिम होते, ना सिख होते, ना ईसाई होते, वो देश के राष्ट्रपति होते हैं। संसद का उद्घाटन उनसे नहीं करा, सबसे पहले आदिवासी की बेइज्जती का काम करा। दूसरा, अभी एक बार में सुन तो लो भैया, ओपी सिंह जी आएंगे आपके पास समय चूंकि कम है, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए अजय जी। दूसरा, अभी एक मंदिर ओपी सिंह बीच में नहीं, ओपी सिंह जी बीच में नहीं। एक मंदिर के वहां गर्भगृह में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को नहीं जाने दिया, तो ये तो इनकी मानसिकता है बीजेपी के लोगों की। अब रहा सवाल देश के आने वाले स्टेटों का, तो 3 स्टेटों में क्या 5 स्टेटों में मणिपुर के बाद वहां जो चुनाव मिजोरम का है, इसका सिनेरियो चेंज हो गया। 5 स्टेटों में कांग्रेस और हमारे विपक्षी दलों के मुकाबले किसी का कोई मुकाबला है ही नहीं। ये लोग वहां पहले भी नहीं थे। ओपी सिंह जी, चुनाव नजदीक है, मणिपुर की घटना सामने आई जिसकी वजह से पूरा देश शर्मसार हुआ है, इसको कैसे छिपाएंगे 2024 के चुनाव से पहले? नहीं, उसको हम स्वीकार करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने उसको गंभीरता से लिया है और उस पर सख्त एक्शन हो रही है। ऐसा नहीं है, अगर कोई घटना घटी है, ठीक है, चूंकि समय कम है, ओपी सिंह जी क्षमा चाहते हैं चूंकि समय कम है। भुवन भास्कर जी, 2024 में कांग्रेस से गठबंधन बना रहेगा अगर प्रियंका गांधी उम्मीदवार बनती है पीएम पद की? तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि 11 सदस्यीय समिति बन गई है और सारे नेता मिलकर फैसला ले लेंगे और आपको मिठाई जरूर खिलाएंगे। ठीक है, वीरेंद्र जी एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि समय बहुत कम है। 24 में बीजेपी की जो रणनीति उसका मुकाबला विपक्ष कर पाएगा या फिर नहीं? पिछले 10 वर्षों में विपक्ष नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई पॉलिटिकल नैरेटिव या विमर्श अब तक तो खड़ा नहीं कर पाया है। ठीक है, और पूरे देश को प्रतीक्षा रहेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। बीजेपी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, आर्टिकल 370 है, राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, लेकिन विपक्ष के पास नेता जरूर हैं, दल जरूर हैं, लेकिन मुद्दा क्या रहने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और क्या ये विपक्षी एकता 2024 के चुनाव तक बरकरार रहेगी या उससे पहले ही फूट हो जाएगी? फिलहाल इसी चर्चा के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।